मैंने उसके माता पिता में से किसी को भी कभी नहीं देखा था। सफाई कर्मचारी जिससे मैंने इसे खरीदा था, उसने मुझे बताया था कि ये स्पेनियन नस्ल का पपी है और इसका नाम पिंचा है और उसके पिता एक किंग गन डॉग थे। मैं आपको इसकी वंशाली के बारे में बस इतना ही बता सकता हूँ। मैं एक पपी नहीं चाहता था और ये अचानक ही हुआ कि मैं अपने एक दोस्त के साथ था जब 7 बच्चों के एक लिटर को उसके निरीक्षण के लिए एक बहुत ही गंदी टोकरी से निकाला गया था। पिंचा उस लिटर में सबसे छोटा और पतला था और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि अपने जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते वह अंतिम खाई में पहुंच चुका था। अपने छोटे कम दुखी भाई बहनों को छोड़कर वह एक बार मेरे चारों ओर घूमा और फिर मेरे बड़े पैरों के बीच में सिमट गया। जब मैंने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर डाला तो वह एक बेहद ठंडी सुबह थी। उसने मेरे चेहरे को चाट कर अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश की और मैंने उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मुझे उसकी भयानक बदबू के बारे में पता नहीं था। वह तब 3 महीने का था और मैंने उसे 15 रुपए में खरीदा था। वह अब 13 वर्ष का है और भारत का सारा सोना यदि आप मुझे दे दें तो भी मैं उसे किसी को नहीं बेचूंगा। जब मैं उसे घर ले आया था तो पहले मैंने उसे गर्म पानी से नहलाया और उसके बाद उसकी भूख मिटाने के लिए उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। हमने उस वफादार बूढ़े आदमी की याद में उसका नाम पिंचा से बदलकर रॉबिन कर दिया, जिसने मेरे 4 साल के छोटे भाई और मुझे 6 साल की उम्र में एक क्रोधित मादा भालू के हमले से बचाया था। रॉबिन रोज के भोजन के प्रति वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे सूखी भूमि बारिश के लिए करती है। इस सिद्धांत पर काम करते हुए कि एक लड़के और एक पपी की ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू नहीं की जा सकती है, मैं उसे एक सुबह बाहर ले गया, इस इरादे से कि मैं उससे थोड़ा दूर हो जाऊं और गोली चलाऊं ताकि वह गोलियों की आवाज का आदी हो जाए। एक शिकारी के साथ रहने के लिए उसका गोलियों की आवाज से वाकिफ होना जरूरी है। हमारे स्टेट के निचले सिरे पर कुछ कांटीली झाड़ियां हैं और जब मैं उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो एक मोरनी ऊपर आ गई और रॉबिन के बारे में सब कुछ भूलकर, जो कि मेरे पीछे पीछे चल रहा था, मैंने फड़फड़ाती हुई मोरनी को अपनी बंदूक की गोली से नीचे गिरा दिया। वह उन कंटीली झाड़ियों में जा गिरी और रॉबिन उसके पीछे भागा। झाड़ियां इतनी घनी और कांटीली थी कि मैं उनमें प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए मैं दूर की ओर भागा जहां झाड़ियों के पार खुला मैदान था और उसके पार जंगल था, जिसके बारे में मुझे पता था कि घायल मोरनी यहीं आएगी। खुला मैदान सुबह की धूप से भरा हुआ था और अगर मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मुझे एक अनोखा दृश्य अपने कैमरे में कैप्चर करने को मिलता। मोरनी बूढ़ी थी, जिसकी गर्दन के पंख राइट एंगल्स पर निकले हुए थे और उनमें से एक पंख टूटा हुआ था। वह जंगल की ओर जा रही थी जबकि रॉबिन जमीन पर कठोर होकर उसकी पूंछ पर लटका हुआ था और मोरनी द्वारा घसीटा जा रहा था। आगे की ओर बढ़ते हुए मैंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से पक्षी को गर्दन से पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मोरनी ने तुरंत दोनों पैरों से हमला किया और रॉबिन को झटके से नीचे गिरा दिया। 1 सेकंड में रॉबिन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जब मैंने मृत पक्षी को नीचे लिटाया तो वह उसके चारों ओर नाचने लगा और बारी बारी से उसके सिर और पूंछ पर थपकी देने लगा। उस सुबह रॉबिन का लेसन समाप्त हो गया था और जब हम घर लौटे तो यह कहना मुश्किल था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा खुश था। रॉबिन, जो कि अपना पहला पक्षी घर लाने पर अधिक खुश था, या मैं, जिसने एक गंदी टोकरी में से एक विजेता को चुना था। शूटिंग सीजन अब खत्म होने वाला था और अगले कुछ दिनों तक रॉबिन को बटेर, कबूतर और कभी कभार तीतर के अलावा कुछ भी बड़ा नहीं दिया गया खाने को। हमने गर्मियों के दिन पहाड़ियों पर बिताए और नवंबर में तलहटी में अपने वार्षिक प्रवास यानी अपनी एनुअल माइग्रेशन पर
जब हम एक लंबी 15 मील की यात्रा कर रहे थे, तब जैसे ही हम एक मोड़ पर मुड़े, जहां हमने लंगूरों की एक बड़ी टोली में से एक को पहाड़ी से छलांग लगाते हुए देखा। वह लंगूर रॉबिन की नाक के सामने कुछ इंच की दूरी पर सड़क पार कर गया था। रॉबिन उसके पीछे दौड़ा, मेरी सीटी की परवाह ना करते हुए। रॉबिन लंगूर के पीछे पीछे नदी के किनारे से नीचे गिर गया और लंगूर तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। जमीन इधर उधर कुछ पेड़ों के साथ खुली थी और 30 या 40 गज तक नीचे जाने के बाद घाटी में तेजी से जाने से पहले कुछ गज तक समतल हो गई। दाहिने हाथ पर इस समतल जमीन के किनारे कुछ झाड़ियां थी, जिनके बीच से बहते बारिश के पानी से एक गहरा नाला बन गया था। रॉबिन मुश्किल से इन झाड़ियों में घुसा था। जब वह फिर से बाहर निकला और कानों को पीछे की ओर झुकाए और पूंछ को अंदर किए हुए अपने प्रिय जीवन के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि एक विशाल तेंदुआ उसके पीछे था और हर सीमा पर उस पर हमला कर रहा था। मैं निहत्था था और जो भी सहायता मैं कर सकता था वह थी कि अपने फेफड़ों को फाड़कर हो और हर चिल्लाना, जिससे तेंदुआ भाग जाए। कुछ लोग मेरे साथ इसमें शामिल हो गए। हंगामा अब अपने चरम पर पहुंच गया था जब 100 से अधिक लंगूरों ने अलग अलग कुंजियों में अपनी अलार्म कॉल्स को जोड़ा। 25 गज तक ये दौड़ जारी रही और जैसे ही तेंदुआ रॉबिन की पहुंच के भीतर था, वह अनजाने में घूम गया और घाटी में गायब हो गया, जबकि रॉबिन ने पहाड़ी के एक कंधे के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर सड़क पर हमारे साथ जुड़ गया। रॉबिन ने इस भयानक घटना से 2 बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखे। पहला ये कि लंगूरों का पीछा करना खतरनाक है, और दूसरा ये कि लंगूर की अलार्म कॉल तेंदुए की उपस्थिति का संकेत देती है। रॉबिन ने अपनी ट्रेनिंग फिर उस जगह से शुरू कर दी जहां वसंत में उसमें बाधा पड़ गई थी, परंतु जल्दी ही मुझे यह पता चल गया कि आरंभ में उसके प्रति बरती गई लापरवाही या भूखा रहने का कुप्रभाव उसके दिल पर पड़ गया था और हल्का सा परिश्रम करने के बाद वह अब बेहोश हो जाता था। शिकारी का साथ देने वाले डॉग के लिए इससे बढ़कर निराशाजनक कोई बात नहीं होती कि उसका मालिक शिकार पर बाहर जाए और वह घर पर पड़ा रह जाए। और क्योंकि पक्षी शिकार उसके लिए अब वर्जित बन चुका था, इसलिए जब कभी मैं बड़े शिकार पर जाता तो उसे भी अपने साथ ले जाता। रॉबिन ने खेल के इस नए रूप को उतनी ही तत्परता से अपनाया जैसे एक बतख पानी में उतरती है, और तब से जब भी मैं राइफल के साथ बाहर जाता हूं, वह मेरे साथ होता है। हम जो तरीका अपनाते हैं वह है कि सुबह जल्दी बाहर जाना और तेंदुआ या बाघ के पगमार्क्स को तलाश करके उनका पीछा करना। जब पगमार्क दिखाई देते हैं तब मैं ट्रैकिंग करता हूं, और जब हम जिस जानवर की तलाश कर रहे होते हैं, अगर वह जंगल में चला जाता है तो फिर रॉबिन ट्रैकिंग करता है। इस तरह हमने कभी कभी किसी जानवर तक पहुंचने से पहले उसका मीलों तक पीछा किया है। पैदल गोली चलाते समय किसी जानवर पर मचान से या हाथी की पीठ से गोली चलाने की तुलना में उसे सीधा मारना बहुत आसान होता है, लेकिन जख्मी हुए जानवर का अगर पैदल पीछा करना पड़े तो संयोग वाली गोली नहीं चलाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ गोली चलाने में हमें सही एंगल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम जानवर के आई लेवल के समान स्तर पर नहीं होते हैं। गोली चलाने के मामले में बड़ी से बड़ी सावधानी बरतने पर भी मैं लेपर्ड्स और टाइगर्स को केवल घायल ही कर पाया, और दूसरी या तीसरी गोली खाकर ठंडा पड़ने से पहले उन्होंने चारों तरफ आफत मचा दी थी। जितने साल हमने मिलकर शिकार किया है, केवल एक बार रॉबिन ने मुझे मुश्किल में डाला है। उस दिन थोड़ी देर गायब रहने के बाद जब वो मुझे फिर आकर मिला तो हमने फैसला किया कि इस घटना के बारे में आगे दोबारा कभी बात नहीं की जाएगी। लेकिन अब हम बड़े और संवेदनशील हो गए हैं, कम से कम रॉबिन तो जरूर ही, जो अब 10 साल से अधिक उम्र का हो गया है और जिसने अभी अपनी पूंछ के छोटे से ठोंठ को हिलाकर मुझे आप सभी को पूरी कहानी सुनाने की अनुमति दे दी है। यह कहानी एक सुंदर गहरे चमकदार कोट वाले एक बड़े मेल लेपर्ड की है, जिसके शरीर पर रोजेट एक समृद्ध मखमली जमीन पर स्पष्ट डिजाइन की तरह उभरे हुए थे।
मैंने उसके दाहिने कंधे पर एक सटीक राइफल से 15 गज की छोटी सी दूरी पर इत्मीनान से एक शॉट लगाया। मेरी गोली उसके दिल के निशाने से कितनी चूकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब गोली उसके शरीर से 50 गज दूर जाकर धूल में लौट रही थी, वह हवा में ऊपर उठ आया था और कलाबाजी खाकर फिर से घने घासपात पर जाकर गिर गया था, जिसमें से 1 मिनट पहले वह बाहर निकल आया था। 20 से 50 गज तक हमने उसे आवारण से टकराते हुए सुना और फिर आवाज अचानक बंद हो गई थी। अचानक से आवाज बंद होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो तेंदुआ गिर गया था और अपने रास्ते पर ही मर गया था, या फिर 50 गज दूर खुले मैदान में पहुंच गया था। हम उस दिन बहुत दूर तक चले थे। सूरज डूबने के करीब था और हम अभी भी घर से 4 मील दूर थे। जंगल के उस भाग में लोग बाग आते जाते नहीं थे और रात को वहां से होकर किसी के गुजरने की संभावना लाखों में एक बार तक की भी नहीं थी। और तेंदुए को वहीं छोड़कर आने का आखिरी और सबसे अच्छा कारण यह था कि एमओ के पास कोई हथियार नहीं था और उन्हें ना अकेला छोड़ा जा सकता था और ना घायल जानवर का पीछा करने के लिए अपने साथ ले जाया जा सकता था। इसलिए हम उत्तर की ओर मुड़े और घर की तरफ प्रस्थान किया। मुझे उस स्थान को चिन्हित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं करीब आधी सदी तक दिन में और अक्सर रात में जंगल से होकर गुजरा था और उनमें से किसी भी हिस्से में आंख मूंद कर अपना रास्ता ढूंढ सकता था। रात के उपरांत से दिन निकला ही था कि अगले सवेरे रॉबिन, जो पिछली संध्या हमारे साथ नहीं था, और मैं उस जगह आ पहुंचे जहां से मैंने गोली चलाई थी। रॉबिन, जो आगे आगे चल रहा था, ने बहुत सावधानी से उस जमीन की जांच की जहां तेंदुआ खड़ा था और फिर अपना सिर उठाया और हवा को सूंघता सूंघता वह झाड़ियों के किनारे की ओर बढ़ा, जहां गिरते हुए तेंदुए ने खून के बड़े बड़े छींटे छोड़े थे। घाव की स्थिति निर्धारित करने के लिए मुझे खून की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिस छोटी दूरी से मैंने गोली चलाई थी, मैंने गोली को लगते हुए देखा था और दूर की ओर धूल का झोंका इस बात का सबूत था कि गोली तेंदुए के शरीर के माध्यम से सही गई थी। बाद में रक्त के निशान का पता लगाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन अभी अंधेरे में 4 मील चलने के बाद थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरी ओर यह हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकता है। सूरज उगने के करीब था और उसी समय सुबह सुबह जंगल के सभी लोग घूम रहे थे, और आगे बढ़ने से पहले ये सुनना उचित होगा कि घायल जानवर के विषय पर उनका क्या कहना है। पास के एक पेड़ के नीचे मुझे एक सूखी जगह मिली जिस तक ओस नहीं पहुंची थी। रॉबिन मेरे पैरों के पास बैठा था और मैंने अपनी सिगरेट खत्म कर ली थी। तभी एक चीतल हिरण और फिर एक दूसरे और तीसरे ने हमारे बाईं ओर लगभग 60 गज की दूरी पर से अलार्म कॉल्स देना शुरू कर दिया। रॉबिन उठ बैठा और धीरे से अपना सिर घुमाकर उसने मेरी ओर देखा, और मेरी नज़र पड़ते ही धीरे धीरे अलार्म कॉल देने वाले हिरण की दिशा में मुड़ गया। उस दिन से जब पहले पहल उसने लंगूरों की भय पुकार सुनी थी, वह अनुभवों की सड़क पर काफ़ी दूरी तक चल चुका था और अब जानता था, जो जंगल में सभी पशु और पक्षी जानते हैं, कि चीतल जंगली वासियों को तेंदुए के वहां होने की चेतावनी दे रहे थे। चीतल जिस अंदाज में आवाज दे रहे थे, उससे लग रहा था कि तेंदुआ उनकी पूरी नजर में है। थोड़ा और धैर्य रखने पर वे हमें बताएंगे कि क्या वह जीवित है। वे लगभग 5 मिनट से कॉल कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक बार फिर से अलार्म कॉल दी और फिर स्पष्ट हो गया कि तेंदुआ जीवित था और वहां से चला गया था। अब हमें बस तेंदुए की स्थिति जानने की जरूरत थी, और यह जानकारी हमें चीतलों का पीछा करके मिल सकती थी। 50 गज तक हवा की दिशा में चलते हुए हम घने जंगल में दाखिल हुए, और हिरण का पीछा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि रॉबिन एक बिल्ली की तरह चुपचाप जंगल में घूम सकता था, और मेरे जंगल के लंबे अभ्यास ने मुझे सिखा दिया था कि पाँव कहाँ रखा जाना चाहिए और कहाँ नहीं। जब तक हम कुछ फीट की दूरी पर नहीं थे, चीतल दिखाई नहीं दे रहे थे। वे खुली जगह में खड़े थे और ठीक उसी दिशा में उत्तर की ओर ताक रहे थे।
जहां तक मैं अंदाजा लगा पाया, जिधर पिछली संध्या तोड़-फोड़ होने की आवाज थम गई थी, हिरण उसी दिशा में देख रहे थे। अब तक चीतलों ने हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने हमें बताया था कि तेंदुआ खुले में था और वह जीवित था, और अब उन्होंने हमें दिशा दिखा दी थी। ये जानकारी हासिल करने में हमें 1 घंटा लग गया था, और अगर अब किसी भी चीतल की नज़र हम पर पड़ गई और उसने जंगल के लोगों को हमारी उपस्थिति के बारे में चेतावनी दे दी, तो वे 1 सेकंड में अब तक के किए गए हमारे कामों पर पानी फेर देंगे। मैं इस बात पर अपने आप से बहस कर रहा था कि क्या बेहतर होगा कि हम अपने कदम पीछे ले जाएं और अलार्म कॉल देने वाले हिरणों के नीचे काम करें और उनके पीछे से एक शॉट लेने की कोशिश करें, या फिर तेंदुए की आवाज देकर उन्हें हमारे आसपास से हटा दें। तभी अचानक से एक हिरन ने अपना सिर घुमाया और सीधे मेरे चेहरे की ओर देखा। अगले ही सेकंड हिरन चिल्लाते हुए वे सब पूरी रफ्तार से भाग खड़े हुए। खुले मैदान तक पहुंचने के लिए मेरे पास केवल 5 गज की दूरी थी, लेकिन मैं जितना तेज था, तेंदुआ उतना ही तेज था, और मैं समय पर उसके पिछले हिस्से और पूंछ को कुछ झाड़ियों के पीछे गायब होते देख सका। चीतल ने बहुत प्रभावी ढंग से मेरे शॉट का मौका खराब कर दिया था, और इस बार रॉबिन को तेंदुए का पता लगाना होगा और उसे फिर से चिन्हित करना होगा। कुछ मिनट तक मैं उस खुली जमीन पर खड़ा रहा ताकि तेंदुए को कहीं टिकने का अवसर मिल जाए, और जो गंध उसने रास्ते में छोड़ी थी वह हमारे पास से होकर आगे चली जाए। फिर हवा का रास्ता पार करते हुए रॉबिन, जो आगे चल रहा था, रुका और हवा में अपना मुंह घुमाया। रॉबिन जंगलों में चुपचाप रहता है और उसका खुद पर अद्भुत नियंत्रण है। हालांकि एक नस उसके पिछले पैरों के पीछे से होकर गुजरती है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता जब वह तेंदुए को देख रहा होता है, या जब तेंदुए की गंध गर्म और मजबूत होती है। यह नस अब हिल रही थी और उसके पिछले पैरों के ऊपरी हिस्से पर लंबे बालों को उत्तेजित कर रही थी। पिछली गर्मियों में जंगल के इस हिस्से में बहुत ही भयंकर तूफान आया था। कई पेड़ उखड़ गए थे। जहां हम खड़े थे वहां से रॉबिन अब इन गिरे हुए पेड़ों में से एक की ओर देख रहा था, जो 40 गज की दूरी पर थे। शाखाएं हमारी ओर थीं और तने के दोनों ओर हल्की झाड़ियां और छोटी घास के कुछ बिखरे हुए गुच्छे थे। कोई दूसरा अफसर होता तो रॉबिन या मैं दोनों सीधे अपनी खोज की तरफ चल पड़ते, पर इस मौके पर हम कुछ ज्यादा ही सावधान थे। ना केवल हम एक ऐसे जानवर से निपट रहे थे जो घायल होने पर डरता नहीं है, इसके अलावा हमें तेंदुए से निपटना था, जिसे मानव के प्रति अपनी शिकायतों पर सोच विचार करते रहने के लिए 15 घंटे भी मिल गए थे। परिणाम स्वरूप इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि लड़ाई लड़ने की उसकी सभी इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। उस सुबह घर से निकलते समय मैंने .275 राइफल उठा ली थी, जिसका उपयोग मैंने पिछली शाम को किया था। अगर इस बंदूक को उठाकर मीलों ले जाना पड़े तो ये राइफल बहुत अच्छी रहती है, परंतु ये ऐसा हथियार नहीं है जिसका चुनाव कोई जख्मी तेंदुए से निपटने के लिए करेगा। तो इसलिए सीधे वहीं पहुंचने के बजाय मैंने ऐसा रास्ता पकड़ा जो हमें गिरे पेड़ के समांतर रहकर हमसे 15 गज की दूरी पर पहुंचाता था। कदम कदम बढ़ता रॉबिन आगे चल रहा था और हम यही रास्ता पकड़े हुए थे। शाखाओं को पार करने के बाद उसके तने के सम्मुख पहुंचे तो रॉबिन ठिठक गया। मैंने उसी समय देखा कि किस वस्तु ने उसका ध्यान खींचा है। तेंदुए की पूंछ का सिरा, जो धीरे धीरे ऊपर उठा और उठते ही फिर धीरे धीरे नीचे हो गया। एक चेतावनी होती है जो तेंदुआ अपने शिकार पर हमला करने से पूर्व सर्वदा अनिवार्यत दिया करता है। अपने एड़ियों के बल दाहिने ओर मुड़ते हुए मैंने अभी राइफल को अपने कंधे पर रखा ही था कि तेंदुआ झाड़ियों में से आ धमका और हम पर झपट पड़ा। उसे मरने या चोट पहुंचाने की किसी उम्मीद के बजाय उसको सही रास्ते से हटाने के लिए चलाई गई मेरी गोली उसके पेट के नीचे से निकली
और उसकी लेफ्ट जांघ के मांसल भाग में से होकर निकल गई। राइफल की आवाज का उससे लगे घाव से कहीं ज्यादा प्रभाव तेंदुए का रास्ते से भटक जाना हुआ और वो मुझे छुए बिना मेरे दाहिने कंधे के नीचे से निकल गया। और इससे पहले कि मैं गोली चला पाता, तेंदुआ उस जगह से आगे की झाड़ियों में गायब हो गया। रॉबिन मेरे पैरों के पास से नहीं हिला था और अब हमने मिलकर उस जमीन की जांच की जहां से तेंदुआ गुजरा था। हमें काफी मात्रा में खून मिला, लेकिन ये तेंदुए के हिंसक प्रयास से फटे पुराने घावों में से आया था या मेरे हाल ही में चलाए गए शॉट से, यह कहना मुश्किल था। वैसे भी रॉबिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना किसी झिझक के राह पकड़ ली। कुछ बहुत भारी अवारण से गुजरने के बाद हम घुटनों तक ऊंचे जंगल में आ गए थे और लगभग 200 गज आगे बढ़ ही रहे थे कि मैंने देखा कि तेंदुआ हमारे सामने आ गया। और इससे पहले कि मैं उस पर गोली चला पाता, वह नीचे लैंटेना की एक झाड़ी में गायब हो गया था। यह झाड़ी जिसकी शाखाएं जमीन छू रही थी, झोपड़ी नुमा खेमे जितनी बड़ी थी और तेंदुए को छिपने के लिए आदर्श जगह उपलब्ध कराने के अलावा उसे अपना अगला हमला शुरू करने के लिए भी सुविधाएं दे रही थी। रॉबिन और मैं अपनी सुबह की साहसिक यात्रा से बहुत अच्छी तरह से बाहर आ गए थे और जैसा हथियार मेरे पास था, उसके लिए तेंदुए का आगे और पीछा करना बेवकूफ़ी ही होता। इसलिए बिना कोई शोर शराबा किए हम मुड़े और घर की तरफ चल दिए। अगली सुबह हम वापस जमीन पर थे। रॉबिन बहुत पहले से ही शुरुआत करने के लिए आंदोलन कर रहा था और सुबह के समय जंगल की सभी दिलचस्प गंधों को नजरअंदाज करते हुए, यदि यह संभव होता तो मैं एक बार में 4 मील की दौड़ पूरी कर लेता। इस बार मैं अपने साथ में .450 राइफल लेकर आया था। जब हम लांटेना की झाड़ी से कई 100 गज की दूरी तक पहुंच गए तो मैंने रॉबिन को धीमे चलने और देखभाल कर सावधानी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया, क्योंकि यह मानना कतई निरपाद नहीं रहता कि घायल हुआ जानवर वहीं पर मिलेगा जहां उसे घंटों पहले छोड़ा गया था, जैसे कि नीचे बताई गई घटना से पता चल रहा था। मेरे जान पहचान के एक शिकारी ने एक दोपहर एक बाघ को घायल कर दिया था और घाटी में कई मील तक खून के निशान का पीछा किया। अगले सवेरे कई आदमियों को साथ लेकर, जिनमें एक व्यक्ति उसकी खाली बंदूक लिए सबसे आगे चल रहा था, वह उस जगह से आगे जहां उसने पिछले दिन उसे छोड़ा था उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए चल दिया। उसका रास्ता पिछले दिन की रक्त रंजित रेखा से आगे जाता था और जब वह उस जगह से जहां उसने बाघ को छोड़ा था वहां से लगभग 1 मील दूर था, बिना जाने घायल टाइगर के ऊपर आ गया और मारा गया। टोली के बाकी लोगों में से कुछ पेड़ों पर चढ़कर और कुछ ने नंगे पैरों दौड़ लगाकर किसी तरह अपनी अपनी जान बचाई। मारा गया आदमी एक लोकल शिकारी था। मैंने लैंटेना की वह झाड़ी सही सही मार्क कर रखी थी और अब रॉबिन को मैं उस रास्ते पर ले गया जो उसकी पिछली तरफ कुछ गज की दूरी पर था। हवा को काट कर जानवर की स्थिति का पता लगाने की इस रीति की सभी जानने योग्य बातों को रॉबिन जानता था। हम झाड़ी से 100 गज दूर थे कि अचानक रॉबिन ठिठका और हवा की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और मुझे सूचित किया कि उसे तेंदुए की गंध आ रही है। पिछले दिन की तरह वह एक गिरे हुए पेड़ का सामना कर रहा था जो किनारे पर और उस घने जंगल के समांतर पड़ा हुआ था, जिसमें से होकर हमने तेंदुए का हमला होने के बाद लैंटेना की झाड़ी तक उसका पीछा किया था। पेड़ के हमारी तरफ की जमीन खुली थी, लेकिन दूर की तरफ कमर तक ऊंची बसोंटा की घनी झाड़ियां उगी हुई थी। रॉबिन को हमारे पहले वाले रास्ते पर आगे बढ़ने का संकेत देने के बाद हम लैंटेना झाड़ी के पास से गुजरे, जिसमें उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और एक नाली पर पहुंचे जो रेन वाटर द्वारा मिट्टी के काटे जाने से वहां बन गई थी। यहां अपना कोट उतारकर मैंने उसमें उतने पत्थर भर दिए जितने उसमें समा सकते थे और इस काम चलाऊ बोरे को अपने कंधे पर लटकाकर वापस पेड़ के पास खुले मैदान में लौट आया। कोट को लिए और तत्काल उपाय के लिए राइफल को तैयार कर उसे पकड़े मैंने पेड़ से 15 गज की दूरी पर अपनी जगह बना ली थी और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। सबसे पहले पेड़ पर और फिर दूसरी दूर वाली दिशा में झाड़ियों पर, इस उद्देश्य से कि तेंदुआ ये मानकर कि वो जिंदा है
खुली भूमि पर निकलकर हमला करे, जहां मैं उससे निपट लूंगा। जब मेरा सारा असला खत्म हो गया तो मैं खांसा, ताली बजाई और चिल्लाया। और न तो गोली चलाने के दौरान और न ही उसके बाद तेंदुए ने कोई हरकत की या ऐसी कोई आवाज नहीं की जिससे पता चले कि वह जीवित है। अब मेरे लिए यह उचित था कि मैं सीधा उस पेड़ तक चला जाता और दूर वाली तरफ जाकर पता लगाता, लेकिन मुझे एक पुरानी जंगल की कहावत याद आ गई। वो थी कि यह मानना कभी भी सुरक्षित नहीं है कि तेंदुआ तब तक मर चुका है जब तक उसकी खाल ना उतार दी जाए। मैं पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा, इस इरादे से कि घेरे का आकार तब तक कम किया जाए जब तक कि मैं शाखाओं के ठीक नीचे और तने की पूरी लंबाई तक न देख सकूं। मैंने पहले घेरे का दायरा लगभग 25 गज बनाया और 2/3 चक्कर लगा ही चुका था कि रॉबिन रुक गया। जैसे ही मैंने ये देखने के लिए नीचे देखा कि किस चीज़ ने उसे आकर्षित किया था, तभी वहाँ मुझे भरे गले की नाराज़ी भरी कुर्राहटें सुनाई दी और तेंदुआ सीधे हमारी ओर आ गया था। मैं केवल ये देख सकता था कि झाड़ियों को हमारी ओर एक सीधी रेखा में हिंसक रूप से उत्तेजित किया जा रहा था और मेरे पास आधे दाएं झूले जाने और राइफल ऊपर उठाने भर का समय था जब मुझे तेंदुए का सिर और कंधे दिखाई दिए, कुछ फुट की दूरी पर झाड़ियों से बाहर। तेंदुए की छलांग और मेरा शॉट एक साथ था और बाईं ओर कदम रखते हुए और जितना हो सके पीछे की ओर झुकते हुए मैंने अपने हिप के पास से दूसरी नाल की गोली भी उसकी दिशा में चला दी जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा। जब कोई घायल जानवर, चाहे वह तेंदुआ हो या बाघ, लंबे समय तक हमला करता है और उसे स्पर्श कर पाने में विफल रहता है, तो वह आगे ही चलता चले जाता है और जब तक कोई चीज़ बीच में ना पड़ जाए वह अटैक करने को वापस नहीं लौटता है। मैं बाईं ओर थोड़ा इसलिए हट गया था कि रॉबिन कहीं नीचे कुचल ना जाए, और जब मैंने नीचे उसे ढूंढा तो उसका कहीं पता नहीं था। इतने वर्षों में जब हमने साथ मिलकर शिकार किया है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे से बिछुड़ गए थे और लग रहा था कि वह घर लौटने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है और इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वह उन बहुत सारे खतरों से अपने आप को बचा पाएगा जो बीच में पड़ने वाले जंगल में उसके सामने आ खड़े होंगे। वह अब घर से बहुत दूर पड़ गया था, जिससे वह परिचित भी नहीं था। उसके हृदय की कमजोर हालत भी मेरे लिए चिंता का एक विषय थी और इसलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ मैं उसकी खोज में निकला। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने केवल 100 गज की दूरी पर एक छोटे से मैदान के किनारे पर एक पेड़ के तने के पीछे से उसके सिर को बाहर निकलते हुए देखा। जब मैंने अपना हाथ उठाया और इशारा किया तो वह झाड़ियों में गायब हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद झुकी हुई आंखों और झुके हुए कानों के साथ वह चुपचाप मेरे पैरों के पास आ गया। राइफल नीचे रखते हुए मैंने उसे अपने हाथों में उठाया और अपने जीवन में दूसरी बार उसने मेरे चेहरे को चाटा। ऐसा करते समय अपने गले से निकलती आवाज़ों से ये बताते हुए कि वह मुझे बिना कोई चोट लगे पाकर बहुत खुश था और मुझसे बिछुड़ने से अपने पर कितना शर्मिंदा था। एकाएक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खतरों के प्रति जो हमारे सामने आ खड़े हुए थे, हमारी प्रतिक्रियाएं ठीक उसी तरह की थी जैसे कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक डॉग और इंसान किया करते हैं, जबकि सामने आने वाला खतरा केवल सुनाई ही पड़ता है, उसे देखा नहीं जा सकता। रॉबिन ने चुपचाप छिप जाना बेहतर समझा। मेरे पास बंदूक थी, इसलिए मेरा फायर करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं फायर नहीं करता तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब मैंने रॉबिन को इस बात का एहसास दिलाया कि वह हमारे अस्थायी अलगाव के लिए दोषी नहीं है, तब उसके छोटे से शरीर ने कांपना बंद कर दिया। फिर मैंने उसे नीचे बिठाया और हम एक साथ उस स्थान पर चले गए जहां तेंदुए ने हमसे लड़ाई की थी और अंतिम राउंड उसने लगभग जीत लिया था, लेकिन अब वह मरा पड़ा था। मैंने आपको कहानी सुना दी है और जब मैं इसे सुना रहा था तो सबसे बड़ा दिलवाला और मेरा सबसे वफादार दोस्त रॉबिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स में पहुंच गया है, जहां मुझे पता है कि मैं उसे मेरा इंतज़ार करते हुए पाऊंगा। रॉबिन की कब्र
छोटी हल्द्वानी में मेरे विंटर हाउस के परिसर में पाई जा सकती है, जिसे अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। रॉबिन का सबसे यादगार क्षण वह था जब उसने और मैंने बैचलर ऑफ पावलगढ़ का शिकार किया था और मैगी के साथ उसे घर लेके आए थे। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। वह जो अनकंडीशनल लव और कंपेनियनशिप प्रदान करते हैं वह अमूल्य है। आज इंसान जानवरों की कदर नहीं करता है, लेकिन एक जानवर आज भी अपने मालिक के प्रति पूरा प्यार और सम्मान रखता है। Today's story is dedicated to all dog lovers. I hope you like today's story, friends. जल्दी हाजिर हूँगा एक और नई कहानी लेके जिम कॉर्बेट साहब की किताब द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में से।